हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस। लाइंस जो होती है, यानी कि हम कहें सबसे पहले कि लाइन क्या होती है। एक होती है जिसकी हम चौड़ाई नहीं नाप सकते, और जिसकी लेंथ होती है वो ब्रिथलेस होती है, यानी कि जिसकी लेंथ जो होती है वो हमें मालूम नहीं होती कितनी लंबी है वो। ठीक है, ये होती है लाइन जिसकी कि इन्फाइनाइट भी लाइन लेंथ हो सकती है, और इसकी चौड़ाई हम कभी भी नहीं मापते। तो ये होती है ब्रिथलेस लेंथ होती है। जब एक लाइन हो तो हो जाएगी लाइन, और जब लाइन एक से ज़्यादा हो तब वो हो जाएगी लाइंस। ओके। सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे, यानी कि जो एक लाइन ये है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। इसी तरह ये L1 लाइन है, ये दूसरी लाइन है यहाँ पर L2। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, या फिर तो ये दोनों लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तीसरा आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जब दो लाइन एक दूसरे से एकदम समान दूरी पर हो, यानी कि एकदम इक्वल दूरी पर हो, और ये दोनों लाइन कभी भी ना मिले, कभी भी इंटरसेक्ट ना करे इन्फिनाइट तक, तो हम इसको कहेंगे पैरेलल लाइन। यानी कि ये लाइन हो गई L1, ये हो गई L2, इनके दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली m। तो ये जो दूरी है ये यहाँ इन्फाइनाइट तक सेम रहेगी, तो ये L1 और L2 जो हो जाएगी पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब हम देखते हैं एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, तो उन दोनों को बीच में जो बनने वाला ये वाली जो वैल्यू होती है कि ये किस किस पे आके कट कर रही है, इस वाली पे, तो ये होता है इसका एंगल। ठीक है। सबसे पहले एंगल आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जब एक लाइन, सबसे पहला एक्यूट एंगल क्या होता है? जब कोई लाइन, ये एक लाइन है L1, कोई दूसरी लाइन इस लाइन को आकर 90 डिग्री से कम एंगल पर आकर कट करती है, तो वो एंगल होता है एक्यूट एंगल। ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल ए है। इस एंगल ए को मैं बोलूँगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। एंगल ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल जब कोई लाइन इक्वल टू 90 डिग्री वाले एंगल पर आकर कट करे। ये लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2, ये लाइन है L2। ठीक है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो L1 लाइन जो है L2 को जो वो इक्वल यानी कि राइट एंगल पर आकर कट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो इस एंगल को मैं ए दे देता हूँ, तो ये जो एंगल ए होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद होता है ऑब्चुअस एंगल। ऑब्चुअस जो एंगल होता है वो होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। यानी कि जो ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, कोई लाइन आई मेरे पास और यहाँ पे जो आकर कट करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 90 से ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि 90 जो होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, तो ये जो ये L1 है और ये L2 है, तो ये जो ये होता है 90 डिग्री वाला एंगल। तो ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ये 90 होता है, और ये कंप्लीट जो ये वाला कंप्लीट होगा वो 180 होगा। और ये वाली जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल O, तो इस एंगल को कहते हैं हम ऑब्चुअस एंगल, जो कि 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। जब कोई लाइन किसी एंगल को 180 पर, ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन भी कुछ इसी तरह से होगी, तो ये जो एंगल बनेगा ये कंप्लीट जो एंगल होगा वो होगा 180 का। तो इस एंगल को हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। जो एंगल O होगा वो होगा 180 का, तो इस एंगल को हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अब हमारे पास है रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल से वर्ड से हमें समझ में आ रहा है जो कि रिफ्लेक्टिव एंगल होगा। कैसे? ये हमें एक लाइन आई, ठीक है, इसको दूसरी लाइन ये इस तरह से कट करती हुई चली गई, ठीक है। तो ये जो वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने कहा x। इसके जो रिफ्लेक्स में एंगल बन रहा है, यानी कि जो ये वाला अपोजिट वाला एंगल बन रहा है, ये जो एंगल होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि ग्रेटर देन 180 होता है। देखो हम ये वाला देखते हैं हम एंगल, ये इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस लाइन को पूरी कंप्लीट करेंगे तो ये 160 बनेगा। ये वाला एंगल जो है 180 से तो ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला एंगल 180 तो ये हो जाता है,
तो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये 180 से ज़्यादा, इसको मैं वाई देती हूँ, ये 180 से ज़्यादा है, बट ये वाला पोर्शन इसमें नहीं इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 160 से 360 से कम है। तो जो एंगल 180 से तो ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, तो वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो हो गए हमारे एंगल्स। इसी तरह से हम देखते हैं अब नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो है, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये इसमें सबसे पहले ये जितने भी एंगल है इनमें सारे में पेयर ऑफ यानी कि एक से ज़्यादा एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब कोई दो लाइन, सबसे पहले मैं देखता हूँ नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब कोई लाइन है, ये एक लाइन आई, ठीक है, ये दूसरी लाइन आई, ठीक है, ये L1 ये L2, इस लाइन को कोई तीसरी लाइन आकर इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गई L3। तो इन तीनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो एंगल कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल मिलाकर जो बनेंगे वो अगर 90 के इक्वल होते हैं, वो एंगल कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे, मैंने ये कहा कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो मैं जब x प्लस वाई करता हूँ यानी कि एंगल x प्लस एंगल y करता हूँ, अगर वो 90 के इक्वल आते हैं तो ये एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर मेरे पास x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं एंगल y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा 90 माइनस एंगल x करके। और अगर मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू दी गई है और एंगल y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कर लूँगा 90 माइनस y से, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सेकंड देखता हूँ, जब ये एक लाइन है, ठीक है, इसको, और ये एक लाइन है, इसको दूसरी लाइन यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट एंगल है वो है 180, बट इनको एक तीसरी लाइन भी आकर कुछ इस तरीके से कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल डिवाइड हो जाते हैं। अब इन तीनों जो ये इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल यानी कि ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, अगर इन ये L1 हो गई, ये L2 हो गई और ये L3 हो गई, अगर इन दोनों एंगल का जो सम है, एंगल ए और एंगल बी, अगर ये इन दोनों एंगल का जो सम है वो अगर 180 के इक्वल है, अगर इन दोनों का एक जो एंगल है उनका सम अगर वो 180 के इक्वल है, तो ये जो होगा, ये जो एंगल होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें एंगल बी की वैल्यू दी गई है तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अगर एंगल ए की वैल्यू दी गई है तो हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल बेसिकली होता है जिसमें एक एंगल कॉमन आता है। कैसे कॉमन आता है, देखते हैं हम। ये हमारे पास एक लाइन है L1, ओके, ये हमारे पास दूसरी लाइन है L2, ठीक है, इसको इन दोनों लाइनों को एक तीसरी लाइन कट करती है वो है L3, ठीक है, और इन दोनों को L3 और L1 को, इन दोनों को एक और लाइन कट कर रही है वो है L4, ठीक है। इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो x, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो y, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो है z। तो इनमें जो मान लो अब यहाँ पे ये और इस पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, जिसमें कि एक एंगल कॉमन हो। कैसे, या फिर एक लाइन कॉमन हो। जैसे मैं L1 और L2 की बात करता हूँ, सॉरी L1 और L3 की बात करता हूँ। L1 में जो x से y एंगल बन रहा है उसके लिए जो लाइन आ रही है वो आ रही है L3 और L4। सेम जब मैं इस एंगल की बात करता हूँ y x की, तो x में भी L4 और L1 आ रही है, यानी कि L4 जो है वो L3 और L1 दोनों में कॉमन है। तो जो एंगल बनेगा, यानी कि मैं बात करता हूँ कि इसके लिए जो एडजेसेंट एंगल होगा वो होगा एंगल y, और अगर इसके जो लिए मैं बात करता हूँ तो एंगल होगा x। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ L4 और L2 की, ये L2 है, L4 और L2 में y एंगल बन रहा है L3 और L4 के बीच में। ऐसे ही जब मैं देखता हूँ L2 और L3 के बीच में z एंगल बनता है, तो इनमें जो लाइन कॉमन आ रही है वो आ रही है L3। तो जब मैं एंगल z की बात करूँगा, इसके लिए एडजेसेंट एंगल की बात करूँगा तो वो एंगल होगा y, और इसी तरह से जब मैं बात करूँगा इसके लिए तो वो एंगल होगा z। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जब कोई, यहाँ पे मैं आगे समझाता हूँ आपको कैसे होगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, जब कोई एक लाइन ये हो गई,
ठीक है। इसको कोई दूसरी लाइन आकर कट कर रही है, मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइन बन जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक L1 ये लाइन हो गई, L2 ये लाइन हो गई, L3 ये लाइन हो गई, और ये हो गई L4, ठीक है। यहाँ पर एक वर्टेक्स है, ठीक है। ये वाला एंगल है X, ये वाला एंगल है Y, और ये है Z, ठीक है। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग किसी एक वर्टिस पर बनने वाले या फिर एक वर्टिस पर जो कट करने वाली लाइंस होती है, उन सभी जो एंगल्स होता है उनका जो सम होता है वो होता है 180। और अगर वो 180 के इक्वल होता है तो बनने वाले उस वर्टिस पर जितने भी एंगल होते हैं वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कैसे? यानी कि जब एंगल x, यहाँ पर एक वर्टिक्स है ओ से बनने वाले तीन अलग अलग एंगल है x, y और z। यहाँ से एक और एंगल हो सकता था, यहाँ से लाइन हो गई तो वो एंगल और डिवाइड हो जाता। इसी तरह से एक ही वर्टिक्स से बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 के। और जब वो 180 के इक्वल होता है तो जो बनने वाले एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, ठीक है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है। जब L1 और L2 एक दूसरे को कट कर रही है तो एक एंगल बन रहा है ये वाला बन रहा है, ये एक एंगल, ये एंगल 2 हो गया। एंगल 3 बनता है ये, और एंगल बनता है 4। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल, यानी कि L1 इक्वल टू L2। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो तो वो एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरह जब L1 और L2 इक्वल है तो ये दोनों भी अपोजिट है तो ये वाले एंगल भी हो जाएंगे L1 और L3, सॉरी ये एंगल 3 और एंगल 4। और जब ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल होते हैं तब उसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरह अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं। सबसे पहले आता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसके लिए हमें दो पैरेलल लाइंस की ज़रूरत होती है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, हालांकि बनते अदर लाइंस के बीच में भी है, बट अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या होता है और अदर लाइंस है तो क्या होता है, हम दोनों चीज़ समझेंगे। तो जब कोई दो पैरेलल लाइंस थी, मैंने एम लाइन ले ली और एन लाइन ले ली। पैरेलल लाइंस क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट तक सेम रहेगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इन पर जो है एक तीसरी लाइन एल जो है इन पर आकर इंटरसेक्ट करती है और गुजर जाती है, ठीक है, गुजर गई। इस पर बन रहे हैं L1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल और 8 एंगल। यानी कि दो लाइन है उनको एक तीसरी लाइन आकर कट कर रही है, जो दो लाइन है वो है पैरेलल है, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? जो एंगल सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में मीन्स जो ये वाला 1 एंगल है ये इस डायरेक्शन में है, उसी साइड जो 5 एंगल होगा वो 1 का कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर इनकी अगर वो जो वैल्यू जो है यानी कि लाइन है, जो लाइन है वो अगर पैरेलल है तो इनकी वैल्यूज़ भी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो सेम डायरेक्शन में एंगल्स बनते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो या फिर दो लाइन पैरेलल ना भी हो तो उनको तीसरी लाइन जो कट करती है तो वो जो सेम डायरेक्शन में एंगल बनते हैं वो होते हैं कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये 2 और 6 भी करस्पॉन्डिंग है, यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह मैं देखता हूँ एंगल 7 और एंगल 3 भी करस्पॉन्डिंग है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग है। बिकॉज ऑफ कि ये हम जो लाइंस ले रहे हैं वो पैरेलल है तो इनका मान जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल से आप समझ पा रहे हो कि जो अंदर वाले एंगल से यानी कि जो पैरेलल लाइन से उनको उनके अंदर बनने वाले एंगल्स होंगे वो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस गुजरती है उनको जब तीसरी लाइन आके कट करती है तो इनके जो अंदर वाले एंगल्स होंगे, यानी कि एक एंगल ये वाला
और दूसरा वाला ये, यानी कि अंदर हो, एंगल जो बने वो दोनों पैरेलल के अंदर हो, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, यानी कि ये तो इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। तो ये वाले जो एंगल होंगे वो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 6, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 5, ये भी क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 4 और एंगल 5, ये एंगल 4 इस साइड में, एंगल 5 इस साइड में, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिससे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक्सटीरियर यानी कि बाहर की साइड बनने वाले एंगल होंगे वो होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल होते हैं जो कि बाहर की साइड एंगल बनते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। तो जैसे ये वाला एंगल है, एंगल 2 और एंगल 7 है, इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह एंगल 1 है और एंगल 8 है, इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है। तो जो बाहर की साइड बनने वाले एंगल होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे अगर पैरेलल लाइन है, तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और जो एंगल 2 और एंगल 7 है, तो वो भी दोनों बाहर की साइड बनने वाले एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन के साथ बन रहे हैं इसलिए हो जाएंगे अल्टरनेट, और एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाहर की साइड बन रहे हैं इसलिए हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद हमारे पास आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल होता है जो कि एक ही साइड में बनने वाले अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 दोनों की डायरेक्शन सेम है और अंदर की साइड बन रहे हैं। इनका जो जो टोटल होता है, सम होता है, यानी एंगल 3 और एंगल 5 जो दोनों एंगल अंदर की साइड बन रहे हैं, और अगर ये 180 के इक्वल है, अगर लाइन पैरेलल है तो 180 के इक्वल होंगे ही। अगर ये 180 के इक्वल है तो ये एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल, बिकॉज वो पैरेलल लाइन है इसलिए इनकी वैल्यू 180 भी होगी। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो 180 नहीं होगी। तो एंगल 3 और एंगल 5 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, और इसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 जो जाएंगे वो हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। तो इसी तरह से हमारा जो इसका बेसिक्स था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसी तरह पूरे एक्सरसाइज में हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।